बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है वसीम मलिक साहब, पब्लिक न्यूज़ के सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं। बहुत बहुत मुबारक, आपने रीज्वाइन किया। दूसरा वसीम, आज जो अभी तक की समाअत हुई है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, एक तो इजाफी नोट आया था, उसके बाद दोबारा इस समाअत शुरू हुई। काजी साहब की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? क्या तरमनिल्ला साहब और उनके दरमियान को क्रॉस टॉक तो नहीं? दूसरा, मुख्तलिफ धमकियाँ भी दी गई हैं कि 2018 का इलेक्शन खुलेगा, सेनेट के इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। और काजी साहब का अभी भी जो मंबा है सारी गुफ्तगू का, वो ये है कि वो इमरान खान साहब को नहीं बोलते किसी भी बात में। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका। आप काजी साहब को समझें ना, फिर वकील भी समझें। आप क्यों ऐसी ऑब्जर्वेशंस दीगर जजेस देते हैं या वकला ऐसी ऑब्जर्वेशंस देते हैं जिससे इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर सवाल उठता है। सही। और फिर उस कंडक्ट पर सवाल उठता है कि उन्होंने इंतखाबात कैसे करवाए, और फिर उस फैसले पर सवाल उठता है जो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने दिया। अगर बिल्कुल ऐसा ना हो समाअत में, तो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा आपको बड़े ही कूल माइंडेड और एक जबरदस्त कोलीग मिलेंगे, लेकिन कहीं पे आपने इसका तस्करा कर दिया तो फिर आपको धमकियां भी मिल सकती हैं। और ऐसा ही हुआ। आपने जस्टिस अतर मिनुल्लाह के इजाफी नोट की बात की, बिलाशुबा उसके बाद ये पहली समाअत थी। अब बज़ाहिर कोई क्रॉस टॉक उस तरह जो हीट ऑफ द मोमेंट में जो पहले ऑब्जर्वेशंस का तबादला होता है वो तो उस तरह से नहीं हुआ, रोकना टोकना नहीं हुआ। मगर आज की समाअत में कुछ दिलचस्प चीज़ें हुई हैं। वो सबसे पहले मैं आपको गिनवा देता हूँ और उसके बाद फिर हम उसका जिक्र कर लेते हैं तफसीलन जी। इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा गया था कि आप ज़रा आकर बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार जिनकी टिकट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी और उन्होंने अपने एफिलिएशन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा, तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने उन्हें आज़ाद हैसियत में डिक्लेयर किया, वो कितने हैं। जैसे याही आफरीदी ने गुज़श्ता समाअत पर ये रिकॉर्ड तलब किया था जी। और गुज़श्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को आज़ाद हैसियत में डिक्लेयर करने की जो वजूहत बताई थी, उसमें कहा था कि इनके पास किसी के पास पार्टी रिकॉर्ड नहीं था, किसी ने एफिलिएशन जाहिर नहीं की थी। सही। अब जब बेंच की जानिब से वो अहम तरीन सवाल पूछ कर रिकॉर्ड मांगा गया, तो आज के रोज़ इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत बड़ा यू टर्न लेकर एक ऐसी तशरीह कर दी है फैसले की कि जो मैं ये समझता हूँ कि अब अगर बेंच इलेक्शन कमीशन के उस फैसले की तशरीह को दुरुस्त मान लेता है तो फिर आप बड़ी माजरत के साथ सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म समझें, ताला लगा दें। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने आज कहा कि जी अगर किसी सियासी जमात के यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने पीटीआई का टिकट भी जमा करवाया था और उसके बाद भी हमने उसे आज़ाद हैसियत में डिक्लेयर किया है, तो उसकी वजह यह है कि पीटीआई का टिकट ही गैर कानूनी था। अच्छा। आज वो कह रहे हैं कि बैरिस्टर गोहर के दस्तखत से जो पीटीआई ने टिकट जमा करवाए थे, बैरिस्टर गोहर ही चेयरमैन नहीं थे। सही। आज वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात ही नहीं थी। सही। वो 13 जनवरी के बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक फैसले की तशरीह इस हैसियत में कर रहे हैं। पिछली समातें हुई हैं उनका लुब्बे लबाब आज वो ये तैयारी आज एक नई तैयारी के साथ है, क्योंकि जस्टिस याही अफरीदी की जानिब से वो अहम तरीन सवाल पूछ लिया गया था। उस पर आज के रोज जो जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर था वो तो 22 तारीख का था और 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया, तो 22 तारीख से लेकर 22 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक तो बैरिस्टर गोहर चेयरमैन थे। सही। जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील कहते हैं कि नहीं, हमने 22 दिसंबर को ही पीटीआई की इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया था। ये पॉइंट भी उठाया बैरिस्टर गोहर ने कि हमने 4 बजे फॉर्म जमा कराए हैं। फैसला जो है हमें रात 11 बजे। जो पीटीआई ने आज के रोज इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज किया है, उन्हें झूठा करार दिया, उस तरफ मैं आता हूँ जी। और उसके साथ फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जब कहा कि 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें स्टैंप हुआ कि इंटर पार्टी इंतखाबात दुरुस्त नहीं है और बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा, तो इलेक्शन कमीशन के वकील कहते हैं कि हमारा जजमेंट तो 22 दिसंबर का था, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह इंटरफेयर करते हैं और वो कहते हैं कि आपका 22 दिसंबर का जो हुक्मनामा है वो 26 दिसंबर को पेशावर हाईकोर्ट ने मुअत्तल कर दिया था जी। लेकिन इलेक्शन कमीशन पेशावर हाईकोर्ट का या किसी हाईकोर्ट का फैसला क्यों माने? हाँ। तो उन्होंने आज एक नई तशरीह कर दी, दायरा इख्तियार वाली बातें उठाई थी। एग्जैक्टली। जो दूसरी एक अहम तरीन बात वो ये हुई कि आज के रोज जस्टिस मंसूर अली शाह ने घड़ी की सुइयां रिवर्स करने की बात की है। सही। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील से ये पूछा कि आप हमें ये बताइए कि अगर आज उन 81 लोगों को ये चांस दिया जाए, 3 दिन का टाइम स्पैन दिया जाए कि आप किसी सियासी जमात में शामिल हो जाएं, तो ऐसा हो सकता है? तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि वो 3 दिन गुजर चुके, जिस पर फिर उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी जस्टिस मंसूर अली शाह ने कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि आपका 2 फरवरी का हुक्मनामा आइन की खिलाफ कानून था, अदालत उसे कालादम करार देती है, तो फिर 3 दिन दिए जाएंगे। अच्छा। फिर 3 दिन उस फैसले के बाद शुरू होंगे। सही। तो ये घड़ी की सुइयां रिवर्स करने वाली, क्योंकि इससे कबल भी जस्टिस मंसूर अली शाह ही वो वाहिद जज हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने तो 184(3) की बात की थी और फिर इजाफी नोट में 187 की बात की। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने इससे कबल भी कहा था
कि हम अगर मुकम्मल इंसाफ की जानिब जाएं, 187 का दायरा अख्तियार इस्तेमाल करें आइन के आर्टिकल का, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हमारे सामने फरीक नहीं है। अब तो बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी दरखास्त दायर कर दी है। मगर करामत मुगल साहब उससे भी आगे बढ़िए जी। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, यानी बाज़ औक़ात हम सहाफ़ी, वो एक शेर याद आ गया सहाफ़ियों में से, वो आपने कहा तो वो आपके नाज़रीन तक रख देता हूँ मौखिक मुनासबत से। इरशाद सर। वो किसी ने क्या खूब लिखा कि हम सहाफ़ी उम्र भर आप लोगों के मसलों में उलझे रहे, इधर शहर की हर हसीना ब्याही गई, हम सबूतों गवाहों में उलझे रहे। तो खैर ये सईद बलोच साहब के नाम कर दे बेहतर है। हाँ जी बिल्कुल जी, ये हमारे प्यारे दोस्त सईद बलोच साहब के नाम है। तो उसकी छेड़ भी पता है मेरे नाज़रीन को, छेड़ पता है। अच्छा। तो अब हम मतलब कोई भी जी अकल जी शऊर इंसान कमरा अदालत में बैठे और फिर वो चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब की ऑब्जर्वेशंस को सुने, यकीन माने तो मेरा दिल तो करता है कि मैं कहीं दीवार में जाके सर मारूं। यानी अगर कोई वकील अपने मौकफ की हिमायत में जी किसी अदालती फैसले को बतौर नजीर पेश करता है, इलेक्शन कमीशन भी एक अदालत है। जी जी बिल्कुल, हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के बराबर आईनी इख्तियार है उसके पास, तो बेंच की जानिब से सुना जाता है, नोट किया जाता है। अगर बेंच उसे बाय नहीं करता तो निगेट कर दिया जाता है। लेकिन धमकियां कभी आपने सुनी है? नहीं। आज ऐसा ही हुआ। हाँ, एक धमकी मुझे याद है, मैं माजी में काफ़ी दफ़ा आपके साथ गुफ्तगू में भी जिक्र करता रहता हूँ। जब हुदैबिया पेपर मिल का केस काजी साहब के पास, पनामा केस के पास दोबारा आया था, तो डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब जब प्ली करना शुरू हुए, उनने बोलना शुरू किया, उनने रेफरेंस दिया, हवाला दिया पनामा केस का, तो काजी साहब ने कहा था एक लफ्ज़ भी आगे नहीं बोलेंगे, मैं आपका लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। तो चलें, ये दूसरी धमकियां तो पुरानी देते हैं, धमकियां पुरानी, वो भी चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब। हाँ। तो बहुत माजरत के साथ सईद बलोच साहब ने एक टर्म, वो जैसे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन कहा, हाँ। और फिर उन्होंने कहा था कि जुडिशियल डिक्टेटरशिप है सुप्रीम कोर्ट में। जी 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 जी। तो वो बात बड़ी हद तक दुरुस्त साबित होती है। एडवोकेट जनरल केपी के उन्होंने आकर कहा कि बाप पार्टी को 2018 में इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें दी जी। ये बात भी मद्देनजर रखते हुए कि उस सियासी जमात ने इंतखाबात से कबल केपीके की हद तक कोई मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा नहीं करवाई थी। सही। केपी की असेंबली में उनका कोई शख्स जीत कर नहीं आया था। सही। तो जब ये बात हुई तो चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब ने सबसे पहले कहा कि आप 2018 की बात मत कीजिए। अच्छा। 2018 में और भी बहुत कुछ हुआ था। फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल कहते हैं कि आप 2018 की बात कर रहे हैं, तो 2018 से कबल भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं हुए थे आपकी सियासी जमात के, आपको इलेक्शन का निशान कैसे मिला? आपके तो जो इंतखाबात है इंट्रा पार्टी, वो 2013 के बाद भी नहीं हुए। सही। तो फिर आपको निशान मिल गया, तो ये भी मामला खुल जाएगा। अगर आप 2018 की बात कर रहे हैं तो फिर 2018 के इलेक्शन भी खुल जाएंगे। सही। और फिर चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब कहते हैं कि आप या तो कहें कि 2018 में गलत हुआ था, अगर आप नहीं कहते और आप ये हवाला दे रहे हैं, तो फिर एक सेनेट का इलेक्शन भी हुआ था, वो जिसमें सादिक संजरानी साहब जो थे वो जीते थे, हासिल बसंजो साहब को शिकस्त हुई थी। पीटीआई की नो डाउट उसमें एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर उस वक्त वो सीक्रेट बैलेट और वोट को इज्जत दो वाला मामला तो वन पेज था। पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने भी साथ दिया, पीपल्स पार्टी ने भी साथ दिया था। तो उस हवाले से कहा कि वो इलेक्शन भी खुल जाएगा। तो आप एक तो उस अदालती नजीर के जवाब में धमकी दे रहे हैं एक सियासी जमात को, फिर आप 2018 के इलेक्शन को खोलने पर रजामंद हो रहे हैं। 2024 के इंतखाबात की तरफ आप जा नहीं जा रहे, आपने आंखें बंद कर दी। फिर जस्टिस अतर मिनुल्लाह जब कहते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट को 184(3) के तहत सो मोटो नोटिस लेना चाहिए इस इलेक्शन पर भी और मखसूस नशिस्तों के मामले पर भी, तो वहां पर आप कहते हैं कि मैं बड़ा कंजर्वेटिव माइंड हूं, मैं ये सो मोटो पावर इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा। चीफ जस्टिस ने कहा। तो फिर आज किस दायरा अख्तियार के साथ आप और जस्टिस जमाल मंदोखेल बैठकर कह रहे हैं कि हम 2018 का इलेक्शन भी खोल देंगे और सेनेट का इलेक्शन भी खोल देंगे? सही। यानी फिर कोई दायरा अख्तियार तो समझाइए। सिर्फ बात इतनी सी है कि इलेक्शन कमीशन जहां फंसता है तो रेस्क्यू करने चीफ जस्टिस पहुंच जाते हैं। तो ये कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं आज की समाअत में। और एक और बड़ी दिलचस्प बात कि इलेक्शन कमीशन ने आज एक बड़ा ही जबरदस्त यू टर्न ले लिया। अच्छा। एक तो उन्होंने कहा कि पीटीआई एक सियासी जमात नहीं थी। पीटीआई एक सियासी जमात ही नहीं थी, इनलिस्टेड थी, लेकिन सियासी जमात नहीं थी। रिकॉर्ड का कि इसीलिए हमने आजाद डिक्लेयर किया है पीटीआई के उम्मीदवारों को। और बैरिस्टर गौर ने कहा कि हमने तो दो फॉर्म जमा करा ये प्रोसीजर है। अब उसी तरफ आ रहा हूँ। बैरिस्टर गौर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहा है कमरा अदालत में, हमारे पास भी दस्तावेजात मौजूद हैं,
इलेक्शन कमीशन ने, हम हर उम्मीदवार ने 4 कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। और फिर बेस्टर गौर ने यह भी कहा कि बल्ले का निशान का फैसला तो 11:30 बजे आता है, हमें जो आजाद हैसियत में पार्टी निशान है वो 4 बजे अलॉट कर दिए गए थे शाम को। जी बिल्कुल, पर काजी साहब उस तरफ गौर ही नहीं कर रहे, गौर ही नहीं किया, बिल्कुल इग्नोर कर दिया। और फिर बेस्टर गौर ने कहा, जो चीफ जस्टिस काजी फायजी ने कहा कि हम आपको रिबर्टल में सुन लेंगे। अच्छा, हम आपको रिबर्टल में सुन लेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह वहां पर भी सुनना चाह रहे थे बेस्टर गौर को। जो इलेक्शन कमीशन ने एक और वारदात डाली है आज के रोज, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो जो बाप पार्टी वाला फैसला था ना, वो 2018 का था। अच्छा। उस 2018 की इलेक्शन कमीशन की जो हैयत थी वो अलग थी। अच्छा। आज अलग है, अक्लमंद हो गए, आज अलग है। यानी यार वो एक आईनी इदारा है, कल को सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले का कोई हवाला दे तो वहां पर जज बैठ कर कहे कि वो जो उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट थी वो तो थी अलग, वो तो चीफ जस्टिस ही नहीं और था, कानून भी चीफ जस्टिस भी नहीं था, कोई और था। तो आप क्या उस फैसले को अदालती नजीर के तौर पर पेश नहीं करने देंगे? सही। या इलेक्शन कमीशन से ये नहीं पूछेंगे कि उस वक्त आपका स्टांस और था, आज आपका स्टांस और है? और फिर मतलब इस मुल्क में क्या कुछ होता है। इलेक्शन कमीशन के वकील कह रहा है कि 13 जनवरी से 6 फरवरी तक, जब 13 जनवरी को बल्ले के इंतखाबी निशान का फैसला आया, तो तब से लेकर 14 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक पीटीआई के पास एक और टाइम स्पैन बचता है। और उस टाइम स्पैन में पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात करवा लेती। काजी साहब आज भी बार बार जिक्र करते रहे, उनकी तस्खीर भी मेरे ख्याल में की गई कि इंटर पार्टी इलेक्शन हुए हैं। एग्जैक्टली, नहीं सुने, हाँ, वो कह रहा है कि उस टाइम स्पैन में इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि अगर पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात करवा देती तो हम उन्हें निशान दे देते, उन्हें हम एक सियासी जमात रिकॉग्नाइज कर लेते। अच्छा। बेंच को बेवकूफ समझते हैं या तो तमाम जजेस को, बड़ी माजरत के साथ। और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक के अलावा किसी ने यह सवाल नहीं किया कि यार उस वक्त आपका कंडक्ट क्या था एक सियासी जमात के खिलाफ। आप पूरी सियासी जमात की तरह सामने आपने कॉन्टेक्स्ट के तौर पर तो बेंच देखता, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि आप किस कानून के तहत उस सियासी जमात को देते फिर निशान, उस वक्त सिंबल देते। और आप इंटर पार्टी की बार बार बात कर रहे हैं कि करवा लेती। उस सियासी जमात ने तो इलेक्शन करवाए थे, इलेक्शन की कानूनी हैसियत पर सवाल जरूर उठा था, जिस पर इस कोर्ट ने जजमेंट भी दिया। और फिर जस्टिस आयशा मलिक सवाल करती हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं और आपके आर्गुमेंट को बाय भी कर लिया जाए तो फिर इलेक्शन कैजुअली मुतासिर हो जाता, तो फिर आपको ऊपर नीचे करना पड़ता। बिल्कुल। तो वहां पर इलेक्शन कमीशन के जो वकील ने जवाब दिया ना, मुझे लगा है कि एक वक्त में कि मैं शायद कोई एक डेवलप्ड मुल्क में आ चुका हूँ। पाकिस्तान जो है उसमें दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, आइन और कानून जो है वो बाला हो चुका है, और जो खिलाफ आइन बात करते थे, खिलाफ कानून इकदाम करते थे, वो इस वक्त सबको आर्टिकल 6 लग चुका है, फांसियां हो चुकी हैं, टी चौक पे लटकाया जा चुका है। सही। इलेक्शन कमीशन के वकील कहते हैं आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत हम उस सियासी जमात को रिलीफ दे सकते थे अगर वो इंटर पार्टी इंतखाबात करवा लेती 13 जनवरी से 6 फरवरी के टाइम स्पैन में। और पीटीआई ने करवाए। और सुने, अगर पीटीआई ने तब नहीं करवाए, अच्छा, अगर मखसूस नशिस्तों को साइड पे रख दें, इंटर पार्टी इंतखाबात को भी साइड पे रख दें, 8 फरवरी को जिस हैयत में इलेक्शन हुए, इंडिपेंडेंट लोग थे पीटीआई के, जी, क्या इंतखाबात आइन के आर्टिकल 218(3) के मुताबिक हुए? बिल्कुल नहीं। 218(3) इम्पार्शियल, इंडिपेंडेंट, फ्री एंड फेयर इंतखाबात की बात करता है। बिल्कुल नहीं हुए। तो बेंच की जानिब से नहीं पूछा गया, और इलेक्शन कमीशन कितने धड़ल्ले से खड़ा हो गया। जस्टिस मुनीब, जस्टिस मंसूर, जस्टिस अतर मिल्ला, जस्टिस आयशा, ये खामोश है। जस्टिस आयशा और जस्टिस मुनीब ने सवाल किया जी, बाकी बेंच में से किसी ने कोई सवाल नहीं किया। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? बज़ाहिर आज के रोज, ये ना, ये डेवलपमेंट ऑडियंस भी हमारे सामने वो कहती है कि अभी किसी दिन आप कुछ बता रहे हैं, हम तो जो आर्गुमेंट्स हैं, जो उस दिन की रिमार्क्स हैं, हाँ, वो सामने रखकर बता रहे होते हैं। जुमेरात के रोज तक जी मुझे चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब माइनॉरिटी में लग रहे थे, और आज उनका जो एक कॉन्फिडेंस है, या हमारे एक और मोअज़्ज़ज़ जज जस्टिस मंदोखेल साहब हैं, उन्होंने जो पीटीआई के खिलाफ ऑब्जर्वेशन दी हैं, सारी की सारी उस हवाले से अब मुख्तलिफ लोग ये कह रहे हैं कि वो जो 3 दिन का गैप था उसमें बहुत सारी चीजें मैनेज हो चुकी हैं। तो अब बहरहाल फैसला बेंच ने करना है। मैं अभी भी इन रेशों में नहीं पढ़ता। सही। यार सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बैठा है, सही, लिखेगा हर जज जी कि उसने कहाँ खड़ना है, और सबकी कमजोरियां थोड़ी होती उसने एक आजकल ना वो बड़ा एक सोशल मीडिया पे लफ्ज़ है तागूत क्या होता है? जी, मुझे तागूत का तो नहीं पता, लेकिन हम पढ़ते थे तागूती कुव्वतें जी, एक तरफ है वो तागूती कुव्वतें और दूसरी तरफ है आइन और कानून। सही। तय सुप्रीम कोर्ट ने करना है, फुल कोर्ट बेंच ने करना है, हर
जज के पास इख्तियार है कि वो अगर माइनॉरिटी में भी है तो अपना इंडिपेंडेंट व्यू लिख सकता है माइनॉरिटी जजमेंट की सूरत में, एडिशनल नोट की सूरत में, इख्तिलाफी नोट की सूरत में, तो बेंच ने फैसला करना है। बहरहाल अब तक ये इतलात है। सही। जस्टिस अतर मिर्ज़ा ने रिकॉर्ड मांगा था, वो रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ने प्रोवाइड किया कि नहीं किया? एक तो इलेक्शन कमीशन उस हवाले से बाउंड नहीं था, नहीं था, वो एक बेंच के एक मेंबर की जाने से मांगा गया था, बाउंड नहीं था। उन्होंने आज रिकॉर्ड, लेकिन आज जस्टिस अतर मिर्ज़ा ने कहा, वकील इलेक्शन कमीशन को, उन्होंने कहा कि वो पढ़ नहीं सके, वो जाके देखते हैं और फिर। और पीटीआई ने कल एक दरख्वास्त जमा कराई थी, वो अभी तक निशान वाली अर्ली हेयरिंग। पीटीआई की 2 दरखास्तें हैं ना इस जी, और तो क्लब करने वाली, क्लब और दूसरा, तो इन दोनों दरखास्तों के हवाले से अब तक जो कमरा अदालत में अटॉर्नी जनरल आखिरी शायद वो दलाइल देने वाले हैं। इसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रिबर्टल जरूर रहता है, लेकिन ये मामला अगर पीटीआई कमरा अदालत में उठाती है, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे तो भूल जाए पीटीआई, क्योंकि ये कोई आइन के आर्टिकल 184(3) की दरखास्तें नहीं है दोनों, एक रिव्यू है और एक फरीक बनने की दरखास्त है। तो ये चीफ जस्टिस ने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर तय करना है कि बनाना है या नहीं बनाना, दरखास्त को टेकअप करना है सारा उनका। लेकिन अगर पीटीआई बेंच के सामने ये मुद्दा उठाती है तो फिर वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट बन जाएगा कि बेंच की मेजॉरिटी किस तरफ जाती है। मेजॉरिटी अगर कह देगी तो क्लब भी किया जाएगा और फ्रीक भी बनाया जाएगा। हाँ। तो मुझे ये लगता है कि अगर पीटीआई उठाएगी तो फ्रीक बनाया जा सकता है, क्लब नहीं किया जा सकता। सही। चलिए, बहुत शुक्रिया वसीम मलिक, आपके वक्त का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह।